नमस्कार। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के अभियान के संदर्भ में पहले व्याख्यान में हमने तराइन या तरावणी के प्रथम युद्ध की चर्चा की थी। इस व्याख्यान में तरावणी तराइन के द्वितीय युद्ध की हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद गोरी ने गजनी पहुंचकर नींद और आराम को त्याग दिया। वह 1,20,000 चुने हुए अफ़गान, ताजिक और तुर्क घुड़सवारों के अतिरिक्त सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वापस भारत की ओर चल पड़ा और तराइन के मैदान में आ डटा। पृथ्वीराज भी 3 लाख घोड़ों और 3,000 हाथियों के अतिरिक्त पैदल सेना के साथ वहाँ पहुँचा। उसके साथ लगभग 150 सामंत जो गंगा जल की शपथ लेकर जीतने अथवा मर मिटने के लिए कृतसंकल्प शामिल थे। किंतु उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जयचंद्र अपने अपमान का घाव धोता रहा तथा युद्ध में उसी प्रकार लग रहा जिस प्रकार 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज गुजरातियों की सहायता करने से अलग रहा था। पृथ्वीराज इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति से किंचित मात्र भी भयभीत नहीं था। उसने मोहम्मद गोरी को पत्र लिखा कि वह गजनी वापस लौट जाए तो चौहान सेनाएं उसकी कोई क्षति नहीं करेंगी। किंतु मोहम्मद गोरी उससे अधिक चालाक निकला। उसने पृथ्वीराज के पास उत्तर भेजा कि उसने वह प्रस्ताव अपने भाई के पास गजनी भेज दिया है तथा उनका उत्तर आते हुए वापस गजनी लौट जाएगा, जिससे पृथ्वीराज की सेना आराम की स्थिति में आ गई। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को तो नहीं हटाया, किंतु पीछे वाली पंक्तियों को नए सिरे से युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त स्थान पर खड़ा करने के लिए हटाने लगा। इधर पृथ्वीराज थोड़ी सी सेना लेकर तराइन की ओर बढ़ा। शेष सेना जो स्कंद के साथ थी वह उसके साथ न जा सकी तथा दूसरा सेनाध्यक्ष उदयराज भी समय पर अजमेर से रवाना न हो सका। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज का मंत्री सोमेश्वर जो युद्ध के पक्ष में नहीं था, पृथ्वीराज द्वारा दंडित होने के पश्चात शत्रुओं से मिल गया। जो सेनाएं सीमांत भागों पर लगी हुई थीं उन्हें उसने मुख्य सेना के साथ मिलने के आदेश भिजवाए। पृथ्वीराज की सेना जो युद्ध स्थल में पहुंची, संधि वार्ता के बुलावे में अपने शिविर में विश्राम करती रही, जबकि मोहम्मद गोरी ने शत्रुओं को अधिक भ्रम में रखने के लिए युद्ध शिविर में रात भर आग जलाई रखी और पृथ्वीराज की सेना पर दूर दूर से घेरा डाल लिया। भोर की बेला में जब सूर्य भी नहीं उगा था तथा स्वयं पृथ्वीराज भी सोया हुआ था, मोहम्मद गोरी की सेना ने आक्रमण कर दिया। इस प्रकार के अनायास आक्रमण से पृथ्वीराज की सेना तितर बितर हो गई और नियमित युद्ध हुआ भी नहीं। अपराह्न के समय में मोहम्मद गोरी ने अपना प्रबलतम प्रहार किया। पृथ्वीराज स्वयं भागते हुए सरस्वती नदी के किनारे पकड़ा गया तथा उसका सर्वप्रमुख सहायक गोविंदराज लड़ता हुआ मारा गया। मोहम्मद गोरी ने आगे बढ़कर पृथ्वीराज की राजधानी अजमेर को लूटा और जो बचा उसे नष्ट किया, मंदिरों को गिराया। चौहान राज्य के मुख्य स्थानों सिरसा, हांसी, अजमेर तथा दिल्ली पर गोरी का आधिपत्य स्थापित हो गया। जहाँ तक पृथ्वीराज के अंतिम समय या अंत का प्रश्न है, वहाँ विभिन्न मत दिखाई देते हैं। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज का अंत गजनी में बताया गया है, जहाँ उसे नेत्रहीन कर शब्दभेदी बाण चलाने की परीक्षा ली गई थी तथा उसमें मोहम्मद गोरी उसके बाण का शिकार बना था। इस समय चंदबरदाई भी वहाँ पर पहुँच चुका था, जिसने अपने स्वामी पृथ्वीराज को कविता के माध्यम से लक्ष्य का बोध कराया था। इस घटना के बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। रासों की ये कथा मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती है। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करना तथा अंत में उसको मरवा देने का उल्लेख है। विरुद्धविद विध्वंस में उसका युद्ध स्थल में उत्सर्ग हो जाना लिखा है। पृथ्वीराज प्रबंध का लेखक लिखता है कि विजयी शत्रु पृथ्वीराज को अजमेर ले गए और वहाँ उसे एक महल में बंदी के रूप में रखा गया। इसी महल के सामने मोहम्मद गोरी अपना दरबार लगाता था। एक दिन उसने मंत्री प्रताप सिंह से धनुष बाण लाने को कहा, जिससे वह शत्रु का अंत कर सके। प्रताप सिंह ने उसे धनुष बाण दे दिया, किंतु तुरंत इसकी सूचना गोरी को दे दी। पृथ्वीराज की परीक्षा लेने के लिए गोरी की मूर्ति एक स्थान पर रखी गई, जिसको उसने अपने बाण से तोड़ दिया।
अंत में सुल्तान ने उसे गहरे गड्ढे में फेंकवा दिया, जिसके बाद पत्थर फेंक फेंक कर उसे मार दिया गया। दो समसामयिक फारसी लेखक हसन निजामी तथा सूफी पृथ्वीराज को कैद किया जाना लिखते हैं। निजामी आगे यह भी लिखता है कि जब कैदी पृथ्वीराज, जो इस्लाम का शत्रु था, सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र में लिप्त पाया गया तो उसकी हत्या कर दी गई। फरिश्ता मिनाज सिराज पृथ्वीराज को भागने पर पकड़कर मरवाए जाने का उल्लेख करते हैं। कालांतर में अबुल फजल लिखता है कि पृथ्वीराज को सुल्तान गजनी ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वीराज ने विवश होकर मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली से टंकित मोहम्मद बिन साम के उस सिक्के का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है जिसमें पृथ्वीराज का भी नाम है। अंततः पृथ्वीराज की मृत्यु के विषय में किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अब इसके साथ साथ उन कारणों की भी चर्चा और विश्लेषण होना चाहिए जिससे तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार के कारण कई दृष्टियों से गंभीर तथा महत्वपूर्ण थे, जिनकी संक्षेप में विश्लेषण कुछ बिंदुओं के अधीन की जा सकती है, जिसमें सबसे प्रमुख बात है पृथ्वीराज का दोषपूर्ण सैन्य संगठन। पृथ्वीराज की सेना का सैन्य संगठन परंपरागत पद्धति पर आधारित था। वास्तव में यह युद्ध सुव्यवस्थित एवं अव्यवस्थित सैन्य संगठन का था। स्वयं पृथ्वीराज और उसके सैनिक तराइन के प्रथम युद्ध से कोई नई युद्ध पद्धति को समझने या उसे व्यवहार में लाने के लिए सक्रिय नहीं थे। चौहान सेना की संख्या तो किसी प्रकार कम नहीं थी, परंतु उसके नायक विभिन्न मान्यता तथा ओहदे के थे। पृथ्वीराज की सेना में लगभग 150 सामंत थे, जो अपने अपने दलों को अपनी दलबंदी में रखकर लड़ने की प्रणाली के अभ्यस्त थे। सेना में केंद्रीय अनुशासन की कमी थी, तथापि एक शैली से युद्ध लड़ना राजपूत शैली के विरुद्ध था। संयुक्त प्रणाली को अपनाना चौहानों के लिए कठिन था। इसके साथ ही साथ उसकी बहुत सी सेना तराइन के मैदान में पहुंच भी नहीं पाई थी, क्योंकि अन्य दिशाओं में अपने राज्य की सुरक्षा के लिए फैली हुई थी। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी ने अपनी सेना को कई भागों में बांट दिया था, जिससे प्रत्येक भाग सक्रिय होकर युद्ध कर सके। मिनाज के वर्णन से स्पष्ट है कि गोरी ने भारी और अनावश्यक सामान को पीछे ही छोड़ दिया था। द्रुत गति वाले घुड़सवारों को 4 भागों में शत्रुओं को चारों दिशाओं से घेरने के लिए बांट दिया था। तुर्की घुड़सवारों के बीच शत्रु पर तीरों की बौछार करने के लिए 10,000 तीरंदाजों को तैयार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त तुर्क व्यवस्था से नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने धोखे और चालबाजी को अपनी युद्ध शैली का अंग बनाया हुआ था। संधि वार्ता का बहाना बनाकर राजपूतों पर अनायास आक्रमण करना भगदड़ पैदा करने में उपयोगी सिद्ध हुआ। दूसरे शब्दों में, तराइन के द्वितीय युद्ध में सजग और अनीति की सेना ने असावधान और परंपरागत सेना को हरा दिया। द्वितीय महत्वपूर्ण कारण के रूप में पृथ्वीराज के अश्वाधिपति का शत्रु से मिल जाना माना जा सकता है। पृथ्वीराज रासो तथा हमीर महाकाव्य के लेखकों ने पृथ्वीराज के अश्वाधिपति को मोहम्मद गोरी की ओर मिल जाने का संकेत दिया है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के लिए ऐसा घोड़ा उपलब्ध कराया जो नाचने में निपुण था। इस अश्व का नाम नाट्यरंभा था। ज्यों ही पृथ्वीराज युद्ध के लिए इस घोड़े पर चढ़ा तो वह नाचने लगा और राजपूत वीर आगे नहीं बढ़ सके। पृथ्वीराज प्रबंध यह लिखता है कि पृथ्वीराज का एक मंत्री प्रताप सिंह शत्रु से मिल गया, जिसने अपने स्वामी को हराने के लिए भेद शत्रु को पहले ही बता दिए थे। मध्य एशिया के तेज अश्व तथा घुड़सवारों का होना। इस संदर्भ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब ने पृथ्वीराज की इस हार में मध्य एशिया के तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि मोहम्मद गोरी ने तराइन के प्रथम युद्ध से हारकर गजनी पहुंचने पर अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करके ये पाया कि मध्य एशिया के घोड़ों ने तराइन के प्रथम युद्ध से पहले हाथियों का सामना नहीं किया था। अतः जब उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में हाथियों को देखा तो वे बिदक कर युद्धभूमि से भाग पड़े। परिणामतः मोहम्मद गोरी की हार हुई। अतः उसने गजनी में हाथियों की डमी पुतला बनवाकर घोड़ों को प्रशिक्षित किया। अतः द्वितीय युद्ध में मध्य एशिया के घोड़ों तथा घुड़सवारों ने पृथ्वीराज की सेना को तहस नहस कर दिया।
इन कारणों के अतिरिक्त पृथ्वीराज की मौलिक भूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी था। उसने तराइन के प्रथम युद्ध को अंतिम युद्ध समझकर उपेक्षा तथा सैनिक निश्चिंता का आचरण किया। गंभीर बात यह है कि उसने अपने राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने का कोई स्थायी उपाय नहीं सोचा था। यदि प्रारंभ से ही वह इस संबंध में सावधानी पूर्वक काम लेता तो तराइन तक तुर्कों द्वारा पहुंचने का साहस नहीं होता। इतना ही नहीं, इन सैनिक असावधानियों के अतिरिक्त संयोगता के परिणय और इससे होने वाले बेमनस्य को बढ़ावा देकर उसने अपनी आंतरिक स्थिति को खोखला कर दिया। इस परिणय से उसका नीतिगत आचरण भी बिगड़ गया, जिसके फलस्वरूप उसमें शिथिलता, प्रमाद, विलासप्रियता आदि दुर्गुण घर कर गए थे। बताया जाता है कि जिस समय गोरी के आक्रमण की सूचना मिली तो वह अंतापुर में आराम कर रहा था। एक चतुर्थ और अंतिम महत्वपूर्ण कारण के रूप में उत्तर भारत के अन्य राजाओं द्वारा सहयोग न करना भी रेखांकित किया जा सकता है। दुर्भाग्य से पृथ्वीराज के समय में भारतीय राजनीतिक चिंतन और व्यवहार विशृंखलित राजनीति को ही वास्तविक राजनीति मानने लगा था तथा अपने राज्य अथवा क्षेत्र से ऊपर उठने को तैयार न था। पृथ्वीराज विजय से स्पष्ट है कि गोमांस भक्षी मलेच्छ की समस्या केवल चौहानों के सामने ही नहीं अपितु सारे उत्तरी भारत के सामने थी, परंतु किसी ने उससे स्थायी ऋण का त्राण या छुटकारा पाने का तरीका नहीं सोचा। स्वयं चौहान राज्य बहुत दिनों से उससे त्रस्त था और मोहम्मद गोरी के समय जब इस्लामिक आक्रमणों में नए सिरे से तेजी आई तब भी पृथ्वीराज चेता नहीं। कहते हैं कि तराइन की दूसरी लड़ाई में उसके हारने और मारे जाने के बाद जयचंद इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी राजधानी में दिए जलाए। यद्यपि इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी से मुकाबला करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से सहयोग मांगा हो, लेकिन उसके पड़ोसी राज्यों को तथा स्वयं चौहान राज्य को एक दूसरे के प्रति मित्रता तथा सहयोग का व्यवहार अपनाकर आवश्यक एकता का वातावरण तैयार करना चाहिए था और अपनी सीमाओं के पार बैठी विपत्ति का आभास और अनुमान लगाना चाहिए था, किंतु किसी ने भी ऐसा नहीं किया। जबकि गुर्जर प्रतिहारों ने इस प्रकार की चिंता की थी जिससे अरब कभी भी सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए। जबकि पृथ्वीराज के काल में भारतीय धर्म और संस्कृति के मूर्त शत्रु गोरी के विरुद्ध संवेत होकर भारतीय राजाओं ने कुछ नहीं किया और वे सभी बारी बारी से उसकी चक्की में पिस गए। उनमें से अनेक राजाओं ने अकेले भी कई बार उसको बुरी तरह हराने में सफलता पाई थी। कोई संघ बनाकर वे ऐसी दीवार खड़ी कर सकते थे जो अभेद्य होती। इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार के लिए क्षेत्रीय राजाओं द्वारा सहयोग न करना पृथ्वीराज का एक हार का बड़ा कारण बना और इस तरह से जो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के अभियान में ये तराइन का द्वितीय युद्ध था, यह निर्णायक युद्ध रहा जिसमें पृथ्वीराज को पराजय अथवा हार का सामना करना पड़ा।